हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। देखो, आपके घर में जो फैन चल रहा है ना, उसके अंदर आपको एक सिलिंड्रिकल शेप का कुछ डब्बी जैसा दिखेगा, ऐसा कुछ, जिसको बोला जाता है कैपेसिटर या फिर बोलोगे कंडेंसर, है ना। ऐसा शेप का आपने एक व्हाइट कलर का अगर डब्बी जैसा कुछ दिख रहा है सिलिंड्रिकल शेप का, तो डेट इज नथिंग बट द कैपेसिटर, वही होता है कैपेसिटर, है ना। ये सिर्फ आपके फैन के अंदर नहीं, आपके घर में अगर पानी चढ़ाने की मोटर को आप देखोगे थ्री फेज वाली, तो उसके लिए भी आपको ये कैपेसिटर जैसा एक कुछ दिखेगा, सिलिंड्रिकल डब्बी जैसा कुछ दिखेगा, है ना। बेसिकली वही होते हैं कैपेसिटर। अभी सवाल ये निकल के आता है कि हमें कैपेसिटर की जरूरत क्या है। देखो, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है कि जो टेम्पररी आपको ज्यादा पोटेंशियल जब प्रोवाइड करना हो तो टेम्पररी एक बैटरी का काम करता है, मतलब कि इनिशियल एक थ्रस्ट देने का काम करता है ना। एक एक फ्लैश का काम करता है, जैसे कि पुराने जमाने में जो ऐसे फ्लैश वाले जो आते थे ना कैमरा, जिसमें फ्लैश ऐसे जब भी हम कैप्चर करने का बटन प्रेस करते थे तो एक फ्लैश होती थी, फ्लैश लाइट, है ना। तो ये जो फ्लैश लाइट होती थी वो एक इनिशियली एक बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जब भी जरूरत पड़ जाती है तब हमें ऐसा एक डिवाइस चाहिए कि जो एक साथ जब भी जरूरत पड़े तब सारी एनर्जी प्रोवाइड कर दे, है ना। तो बेसिकली यही होता है मोटिव कैपेसिटर के पीछे का। तो वहां पे भी एक कैपेसिटर यूज होता था। क्या होता है कि आपके घर का जो फैन है ना, उसको 240 वोल्ट कम पड़ते हैं। उसको अगर रोटेट करवाना है, उसकी कॉइल को एनर्जाइज करना है, तो वो एक मैकेनिकल मोशन होती है ना, उसमें कॉइल एनर्जाइज होगी तो उसके अंदर का रोटर घूमेगा, है ना। तो उसको घुमाने के लिए ये 240 वोल्ट जो आपके घर में आते हैं ना, वो इनफ नहीं है। उतने से आपके घर का फैन कभी भी ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करेगा। कई अगर कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आप एक ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि अंदर से कैपेसिटर निकाल लो और डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड कर दो और फिर स्विच ऑन करो, डेफिनेटली श्योर कि आपका पंखा नहीं घूमेगा, है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो उसको इनिशियल टॉर्क देने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो इतनी काफी नहीं है। 240 वोल्ट से जो जनरेट होती है, इट इज नॉट इनफ टू रोटेट दैट पर्टिकुलर फैन, है ना। तो उसको इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करते रहने के लिए हमें यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या हम जीबी में जाके बोले कि भाई मेरा पंखा जो भी है वो 240 पे नहीं चल रहा है, भाई एक काम करो, मुझे 240 की जगह पे ना 480 वोल्ट की लाइन खींच के दे दो, है ना। अब सोचो, ऐसा कोई करता है क्या? मतलब आप जाओगे और जीबी में जाके या टोरेंट पावर में जाके बोलोगे कि भाई मेरे घर के पंखे को चलाने के लिए मुझे 480 वोल्ट चाहिए, आप कुछ भी करके मुझे एक्स्ट्रा लाइन खींच के दो, तो वो आपको ना आगे बुलाएंगे और सटा करके एक गाल पे ना इतनी जोर से चाटा लगाएंगे और बोलेंगे कि भाई पागल हो गए हो, पागल हो गए हो भाई, 240 वोल्ट दे रहे हैं ना, 220 वोल्ट 240 वोल्ट जो भी दे रहे हैं उसी से काम चला लो, है ना। वो बोलेंगे कि भाई एक काम कर, तू 480 वोल्ट को छोड़, अपने घर में जो पंखा लगा है ना उसमें कैपेसिटर डाल दे, अपने आप ये सारा काम हो जाएगा, है ना। तो ये सीधा सा पॉइंट होता है कि भाई ये जो पंखे को घुमाना है ना, तो उसके लिए ये 240 वोल्ट से जो एनर्जी मिलती है उतनी काफी नहीं होती है। तो हमें चाहिए एक्स्ट्रा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी, और वो भी एक साथ। तो उसके लिए हमें ऐसा एक डिवाइस चाहिए कि जब भी जरूरत पड़े तो खुपाच फटाक से हमें वो सारी एनर्जी, ट्रिमेंडस एनर्जी दे दे, है ना। बस वही होता है कैपेसिटर। तो बेसिकली कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है कि पहले तो वो बंदा खुद खाता है, मतलब कि खुद चार्ज होता है ना। पहले वो खुद खाएगा, चार्ज होगा, और उसके बाद जब भी जरूरत पड़ेगी ना, आपने अपने रिक्वायरमेंट डाली कि भाई ए मेरे को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, फटाक से सारी एनर्जी फ्लैश करके दे देगा, है ना। तो मतलब कि खुपाज जल्दी, इतनी जल्दी एनर्जी दे देगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो बेसिकली आपके घर में जो पंखा चल रहा है, पंखे को चलाने के लिए कैपेसिटर चाहिए। पुराने जमाने में ट्यूबलाइट आती थी, वो जबुक 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 करके जबुक ऐसे ऐसे जोर से उसमें स्टार्टर लगता था, तो वो स्टार्टर भी कुछ ऐसा ही होता था। स्टार्टर का काम भी कुछ ऐसा ही होता था कि इनिशियली उसको चलाने के लिए इनफ एनर्जी नहीं मिलती हो तो आपको क्या करना है। खैर अभी का जमाना बदल चुका है, अभी एलईडी लाइट्स वगैरह है ना। पुराने जमाने में तो ट्यूब लाइट आती थी, उसमें भी चौक कॉइल एंड स्टार्टर यूज होते थे, है ना। तो वो सारी मैकेनिज्म में भी ऐसा ही होता था कि इनफ एनर्जी नहीं मिलता तो वो जलती नहीं थी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता, उसको स्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए अंदर एक कैपेसिटर लगाया जाता था। जैसे आपकी पानी चढ़ाने की मोटर है तो उसमें भी एक कैपेसिटर लगता है, क्योंकि वो एक मोटर को घुमाने के लिए जो टॉर्क चाहिए ना इनिशियली, वो 240 वोल्ट से नहीं मिलता है।
वैसे वो तो थ्री फेस मोटर आती है, तो थ्री फेस से भी वो काम नहीं होता है, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, है ना। तो जब भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो ऐसे केस में हम यहाँ पे कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है कि पहले बंदा खुद खाएगा, खुद एनर्जी स्टोर करेगा, एंड फिर वो सारी एनर्जी जरूरत पड़ने पे एक साथ प्रोवाइड करेगा, और इसी का मेन बेनिफिट होता है ना। कैपेसिटर ये एक ऐसा बंदा है कि जब भी जरूरत पड़ती है तब वो सारी एनर्जी एक साथ दे सकता है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है ना। तो बस यही हमें यहाँ पे देखना है ना। तो इसी को कैपेसिटर बोला जाता है, एक ऐसा बंदा कि जो खुद खाए, पहले एनर्जी को स्टोर करे, एंड जब भी जरूरत पड़े तब हमें वो वापस रिटर्न भी कर दे एक साथ, है ना। वही होता है कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की लैंग्वेज में बोले तो ये कैपेसिटर क्या होता है, तो देखो ध्यान से, कैपेसिटर क्या होता है। ए कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। मतलब कि ये दो कंडक्टर से बनी एक ऐसी सिस्टम है कि जो एक दूसरे से किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट किए गए हो, है ना। द कंडक्टर्स हैव द चार्जेस से Q1 एंड Q2 एंड द पोटेंशियल से V1 एंड V2। मान लो कि ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना। मान लो कि एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का Q2 है, तो पहले का पोटेंशियल मान लो V1 है, दूसरे का V2 है। हालांकि ये हमारी एक कल्पना है कि ऐसा होना चाहिए, है ना। बाकी रियलिटी में क्या होता है, यूजुअली इन प्रैक्टिस द टू कंडक्टर्स हैव चार्जेस Q एंड माइनस Q। मतलब कि जितना इसके ऊपर चार्ज होगा ना, उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी होगा, है ना। तो रियलिटी में क्या होता है, प्रैक्टिकली देखने जाए तो दो कैपेसिटर सॉरी एक कैपेसिटर वो ऐसे दो कंडक्टर से बना है कि जिनके ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है। पोलैरिटी अलग है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम है। अगर इसके पास भी Q है तो इसके पास भी Q ही होगा, बस इसके पास पोलैरिटी अपोजिट होगी, है ना। तो अगर एक के ऊपर प्लस Q जितना चार्ज है तो दूसरे के ऊपर माइनस Q जितना चार्ज होगा। तो ये होती है कैपेसिटर की रचना, है ना। ऐसा कैपेसिटर होता है, मतलब कि ऐसे दो कंडक्टर कि जो सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज को ग्रहण करे बैठे हैं, और दोनों सेपरेटेड बाय, they both are separated by some insulating material, then they are called the capacitor, है ना। they are called the capacitor with potential difference V is equals to V1 minus V2 between them. A single conductor can be used as a capacitor by assuming the other at the infinity. तो सवाल यह आता है कि सर अब तक तो आपने बोला कि कैपेसिटर दो कंडक्टर से बनी एक एक रचना है ना। तो क्या सिंगल कंडक्टर से कैपेसिटर बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। सिंगल कंडक्टर कैन बी यूज्ड एज ए कैपेसिटर बट बाय अज्यूमिंग द अदर वन एट द इनफाइनाइट, है ना, अदर वन एट द इंफिनिटी। मतलब पैर तो देखनी ही है। अगर आप एक कंडक्टर को कैपेसिटर की तरह देखना चाहते हो तो जरूर देख सकते हो, लेकिन इसके लिए एजम्पशन ये ले लो कि दूसरा वाला कैपेसिटर कहां लोकेटेड है, इंफिनिटी पे लोकेटेड है। सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, the conductors may be so charged by connecting them to the two terminals of the battery। मैंने पहले ही बताया कि एक कैपेसिटर जो भी है इसका मेन रोल क्या है, इसका मेन इंटेंशन क्या है। पहले तो एनर्जी स्टोर करना, एंड जब भी जरूरत पड़े तब वो सारी एनर्जी एक साथ प्रोवाइड करना, यही इसका मेन पर्पस होता है ना। तो बस वो पर्पस हमारा फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या हम कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आप उस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करके आप उसको चार्ज कर सकते हो, है ना। जहां पे Q इज कॉल्ड द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, बट यहां पे हम देखेंगे कि द टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज जीरो। क्यों? क्योंकि ये दो कंडक्टर ऐसे होते हैं, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, दो कंडक्टर से बनी ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो सिस्टम है, इसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया कि एक कैपेसिटर के पास अगर Q जितना पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे कैपेसिटर के पास माइनस Q जितना नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब Q जितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज अगर आप देखने जाओगे एक कैपेसिटर के ऊपर तो कितना, जितना प्लस उतना माइनस, नील बटे सन्नाटा, मतलब कितना, जीरो। तो नेट चार्ज, ये हमेशा ध्यान रहे, मैं Q को बोलूंगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर, बट अगर मैं इसका टोटल चार्ज निकालने जाऊंगा तो कितना आएगा, जीरो, है ना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। Potential difference V is the work done per unit positive charge in taking a small test charge from the conductor 2 to 1 against the field। वैसे भी हमें पता है कि ये potential difference physics में कैसे डिफाइंड है ना। Work done by external agent to bring the test charge from one point to another point, that is called the potential difference, है ना। तो यहां से सेकंड कंडक्टर से पहले कंडक्टर की ओर
टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, ऐसा ये कहना चाहता है। तो इन दोनों पॉइंट को देख के हम ये बता सकते हैं कि कंसिक्वेंटली V इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू Q एंड द रेशियो Q बाई V इज ऑलवेज कांस्टेंट। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि द रेशियो Q बाई V इज ऑलवेज कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट को बोला जाता है कैपेसिटेंस। यही कांस्टेंट को बोला जाता है कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर के लिए हमेशा Q बाई V रेशियो कांस्टेंट रहता है, हमेशा Q बाई V रेशियो कांस्टेंट रहता है। देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मान लो कि मैं इसके ऊपर चार्ज डालता ही जाऊं तो क्या यहाँ पे Q राइज करेगा? जी हाँ। अगर इसका Q राइज करेगा तो जरा सोचो कि पोटेंशियल क्या होता है उसका, KQ बाई R, है ना, KQ बाई R। तो जरा सोचो अगर Q राइज करेगा तो V क्या करेगा? राइज करेगा, है ना। अगर मान लो कि यहां से मैं चार्ज इस कंडक्टर पे से चार्ज हटाता जाऊं तो इसका चार्ज डिक्रीज करेगा। अगर चार्ज डिक्रीज करेगा तो उसका पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू KQ बाई R होता है ना। तो जितना चार्ज डिक्रीज होगा उतना पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जितना चार्ज इंक्रीज होगा उतना पोटेंशियल इंक्रीज होगा, है ना। तो इस हिसाब से आप देखने जाओ तो ये रेशियो हमेशा क्या रहता है? ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एज फॉर द एग्जांपल, ऐसा मान लो कि मैंने चार्ज को डबल कर दिया, ठीक है, ट्वाइस Q, तो उसके सामने पोटेंशियल भी अगर सोचो डबल हो जाए तो 2 2 तो छन्ना छम्मा छम्मा हो गया, तो बचा क्या? Q बाई V, है ना। तो चार्ज को डबल करने से पोटेंशियल भी डबल हो रहा है। तो जरा सोचो ऐसे केस में होगा क्या? चार्ज को जैसे डबल किए तो पोटेंशियल अपने आप डबल हो गया, KQ बाई R। तो Q को डबल किया तो अपने आप पोटेंशियल भी क्या हो गया? पहले से डबल हो गया। तो अब देखो अब क्या हुआ, तो भाई Q बाई V रेशियो तो अभी भी क्या रहा? वही का वही रहा, है ना, क्योंकि 2 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि कैपेसिटर के केस में Q बाई V रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को कैपेसिटेंस बोला जाता है। द कांस्टेंट C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो बेसिकली कैपेसिटेंस C क्या होगा? Q बाई V के बराबर, है ना, वेयर दिस Q बाई V रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। आसान भाषा में बोलूं तो कैपेसिटेंस मतलब किसी कैपेसिटर की खाने की क्षमता। एक कैपेसिटर कितना खा सकता है ना, तो उसकी जो खाने की क्षमता है उसी को हम उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। कैपेसिटी वर्ड तो सुना ही होगा कि भाई मेरी खाने की कैपेसिटी इतनी है, इसकी इतनी है। ये 5-6 पिज्जा खा जाता है, मैं तो आधा पिज्जा भी नहीं खा पाता हूं ना, तो मेरी कैपेसिटी आधे पिज्जा की है, इसकी 5-6 पिज्जा की, है ना। तो ये कैपेसिटी से ही तो ये कैपेसिटेंस निकल के आ सकता है ना, ये वर्ड आप समझो, थोड़ा सा रिलेट करते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो कैपेसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है किसी भी कैपेसिटर की, है ना। यस और नो। एंड इससे बड़ा पॉइंट तो ये कि C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q और V एज स्टेटेड अबव, है ना। मतलब कि Q को राइज करने से C चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। Q को राइज करूंगा तो C चेंज हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। Q को राइज करने से V राइज हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये दोनों राइज राइज छम्मा छम्मा, और बचा क्या? C। तो C तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं चार्ज को 2 गुना कर दूं तो पोटेंशियल भी दुगना हो जाएगा। दे नील बटे सुनना था, चार्ज को 3 गुना कर दूं तो पोटेंशियल भी 3 गुना हो जाएगा। तो उससे C के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज को रिड्यूस करो, इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, कुछ भी करो, चार्ज को वेरी करने से पोटेंशियल वेरी करता है, कैपेसिटी वेरी नहीं करती है। तो मैं बोलूंगा कि C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, ठीक है। हालांकि C इज Q बाई V, but still C is independent of Q and V. The capacitance C depends only on the geometrical configuration, shape, size and separation of the system of two conductors. तो भाई ये C किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो C डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल कन्फिगरेशन, शेप, साइज, सेपरेशन, है ना। तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो उसको Q and V से कुछ लेना देना नहीं है। C is dependent only on the ज्योमेट्रिकल कन्फिगरेशन, है ना। अच्छा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? तो एसआई यूनिट, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या है? 1 फेरड। फेरड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, जिसको बोलेंगे कूलम पर वोल्ट। कूलम पर, ये कूलम एंड वी वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। 1 फेरड किसे बोलेंगे? तो भाई जब भी 1 कूलम चार्ज को 1 पोटेंशियल डिफरेंस पे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए, तो ऐसे केस में हम इसको 1 फेरड बोलेंगे। तो 1 फेरड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका एसआई यूनिट।
हालांकि मैं आपको एक टास्क देता हूं, हमारे यहाँ पे रियलिटी में जो भी कैपेसिटर्स होते हैं वो सर्टेन इन दी रेंज ऑफ माइक्रोफेरड होते हैं। इसका रीजन क्या, क्यों हमारे पास सारे कैपेसिटर जो माइक्रोफेरड के ही होते हैं, पंखे में लगा हुआ कैपेसिटर वो भी माइक्रोफेरड रेंज में होता है, फेरड रेंज में क्यों नहीं होते? कोई मुझे सर्च करके बताना, ठीक है, कि वाई कैपेसिटर्स आर नॉट इन दी फेरड रेंज, है ना। इसके लिए सर्च करना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं डायरेक्टली बता दूंगा तो उससे होगा कुछ नहीं, आपका जो एंथुजियाज्म है ना वो कम होता जाएगा, है ना। तो एक बार ये सर्च करके देखना कि वाई फेरड में कैपेसिटर नहीं होते हैं। हमारे पास जितने भी रियलिटी में कैपेसिटर्स होते हैं वो सारे माइक्रो फेरड के रेंज में ही क्यों होते हैं, है ना। वाई नॉट इन फेरड? तो आप जरा सर्च करना तो आपको समझ में आएगा कि फेरड कितना बड़ा यूनिट है ना। आपको ऐसा लगता है कि सर फेरड फेरड बहुत बड़ा यूनिट है, हमारे पास रियलिटी में माइक्रो फेरड की रेंज के कैपेसिटर अवेलेबल है। फेरड रेंज का कैपेसिटर बनाना बहुत ही पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है ना। तो सर्च करना इसके बारे में, ठीक है। एक कैपेसिटर विथ फिक्स कैपेसिटेंस इज सिंबॉलिकली शोन एज दिस। तो बेसिकली ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना ऐसा कुछ, तो दिस सिंबल इज कॉल्ड द फिक्स कैपेसिटेंस, फिक्स कैपेसिटर, है ना। तो इस कैपेसिटर को हम ऐसे सिंबल से शो करेंगे। अगर मान लो कि मैंने यहां पे एक एरो भी लगा दिया तो ये मुझे क्या दिखाएगा? वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का सिंबल है ना, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कौन सी कैपेसिटर की टाइप स्टडी करनी है? तो हमें यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टडी करना है। बेटा ये जो आपके घर में जो पंखा है ना उसके अंदर जो कैपेसिटर लगा है या फिर मोटर के अंदर जो कैपेसिटर लगा है तो वो सारे ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होते हैं। रियलिटी में ऐसे दो टाइप के कैपेसिटर देख सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकता है, पैरेलल प्लेट भी हो सकता है, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर हम यूज नहीं करते हैं। हम रियलिटी में हमारे जो भी डे टू डे लाइफ के जो भी वर्क्स है उसके अंदर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही यूज करते हैं, है ना। इसके पीछे का भी रीजन है, हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन इसके पीछे का भी रीजन है ना। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो उसमें जितना दिया उसे के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो मैं आपको टास्क के तौर पे देता हूं कि क्यों हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही यूज करते हैं, क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या। मैंने जो पीछे जो एक क्वेश्चन पूछा था ना कि वाई फेरड में कैपेसिटर नहीं बनाए जा सकते, तो उसका रीजन आप ढूंढ लेना, तो उसी के अंदर आपको दो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर ही क्यों होता है ना, उसका रीजन आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। खैर चलो हम डिस्कस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता क्या है, तो दो प्लेट्स होती है, दिख रहे हैं आपको, ये प्लेट नंबर 1 एंड ये प्लेट नंबर 2। ये जो प्लेट नंबर 1 है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है एंड प्लेट नंबर 2 वो नेगेटिवली चार्ज होती है। हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि जितना एक कंडक्टर है, ये प्लेट है तो मतलब कि कंडक्टिंग मटेरियल है, ये दोनों कंडक्टिंग मटेरियल है ना। तो इसके ऊपर मान लो कि क्यू जितना चार्ज है, इसके ऊपर मान लो कि क्यू जितना चार्ज है, तो इसके ऊपर माइनस क्यू जितना चार्ज होगा, है ना। दोनों प्लेट के ऊपर सेम चार्ज होंगे, है ना। इसके पीछे का भी रीजन है क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन टूट के ये वाली प्लेट के ऊपर जाते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकले होंगे ना, 100 इलेक्ट्रॉन निकले हैं यहां से, तो वही 100 इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट के ऊपर जाएंगे, है ना। तो इसकी वजह से यहां से जितने चार्ज की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हुई, 100 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हुई ये वाली प्लेट के ऊपर, मतलब कि ये 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो उसके सामने वो 100 इलेक्ट्रॉन यहां पे जमा हो गए, तो ये वाली प्लेट 100 इलेक्ट्रॉन जितनी नेगेटिवली चार्ज हो गई, है ना। तो बेसिकली ये होता क्या है कि कैपेसिटर को जब भी सर्किट में जोड़ते हैं तो उसी की प्लेट के ऊपर से इलेक्ट्रॉन टूट के सामने वाली प्लेट के ऊपर जाके इकट्ठा होते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें यहां पे जितना चार्ज है उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज सामने वाली प्लेट के ऊपर भी दिख जाता है। दिस इज द रीजन, है ना, दिस इज द सिंपल रीजन। तो मान लो यहां पे दो प्लेट है जिसको हमने किसी डी सेपरेशन से सेपरेट कर दिया है। ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, प्लेट नंबर 2 नेगेटिवली चार्ज है, ऐसा ज्यूम कर लो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि प्लस से माइनस की डायरेक्शन में एक फील्ड जनरेट होता है, मतलब कि दो फील्ड के अंदर, सॉरी दो प्लेट के बीच में यहां पे हमें कुछ फील्ड दिखेगा, है ना। हमेशा भाई जहां पे प्लस एंड माइनस चार्ज है तो वहां पे एक फील्ड होता ही होता है। A parallel plate capacitor consists of two large plain parallel conducting plates separated by small distance। ये जो D है वो बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। आप खुद ही देखो ना, आपके पंखे के अंदर जो कैपेसिटर लगा है ना, उसकी साइज कितनी है ना। तो उसके अंदर आप देखो कि एक प्लेट यहाँ पे लगी हो तो दूसरी प्लेट यहाँ हो, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? किलोमीटर जितना है? किलोमीटर जितना है नहीं, है ना, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है ना। हाँ, तो ये दो प्लेट को
दो प्लेट को हम अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दे तो हम यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना सकते हैं, है ना। Let A be the capital A be the area of each plate and D is the separation between them। हाँ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो दो प्लेट यूज करेंगे उन दोनों का एरिया सेम रखेंगे, मतलब जितने एरिया की मैंने ये प्लेट यूज की है उतने ही एरिया की ये प्लेट भी यूज करेंगे, है ना। तो एरिया ऑफ दिस प्लेट इज ए, तो ये वाली प्लेट का भी एरिया कितना होगा, वो भी ए ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, दी टू प्लेट्स हैव चार्ज Q एंड माइनस Q। हमने पहले बताया कि मान लो कि प्लेट नंबर ए जो भी है वो Q जितनी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके सामने वाली प्लेट नंबर 2 वो Q जितनी नेगेटिवली चार्ज है ना। सिंस D इज मच स्मॉलर देन द लीनियर डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स, तो यहाँ पे ये जो D है वो बहुत ही छोटा सेपरेशन है। जितना D छोटा होगा ना उतनी कैपेसिटी ज्यादा होगी, है ना। ये आपको फाइनल फॉर्मूला में समझ में आ जाएगा, जो ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है पैरेलल प्लेट की अरेंजमेंट, ठीक है। मान लो कि ये वाली जो प्लेट है उसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा है एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट की सरफेस डेंसिटी कितनी, माइनस सिग्मा। आपको पता है ये सिग्मा होता क्या है ना। तो प्लेट 1 हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दैट इज Q बाय ए चार्ज अपॉन एरिया, वही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्लेट 2 हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज माइनस सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट नंबर ए 1 एंड माइनस सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट नंबर 2। तो अब यहां पे देखो दो प्लेट की वजह से यहां पे अभी तीन पार्ट में ये पूरा प्लेन डिवाइड हो गया। ये हो गया पहला रीजन, ये हो गया इन दोनों के बीच का रीजन मतलब कि रीजन नंबर 3, एंड ये हो गया इसके बाहर वाला रीजन मतलब कि रीजन नंबर 2, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीन अलग अलग रीजन में हम यहाँ पे फील्ड निकालेंगे पहले तो उसके लिए ना आपको याद करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हमने इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के द्वारा जो फील्ड जनरेट होता है वो हमने वहां पे डिस्कस किया था। उसके अंदर आपने देखा था कि वहां पे एक न्यूमेरिकल आया था, हमारे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम था, जिसमें मैंने बताया था कि एक शीट पॉजिटिवली चार्ज एक शीट नेगेटिवली चार्ज, तो ये अरेंजमेंट हम कहां यूज करेंगे, कैपेसिटर के अंदर, है ना। ऐसा मैंने तब भी बताया था आपको, है ना। तो बस ऐसा ही है यहाँ पे ये जो दो प्लेट यूज किए, मान लो कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है ना। और शीट की वजह से कितना फील्ड आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। याद आया कुछ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, यस और नो, है ना। तो यही यूज करेंगे। तो चलो पहले आउटर रीजन 1 में फील्ड कितना निकलेगा वो पता करते हैं। आउटर रीजन 1 में आप मुझे बताते जाओ, आउटर रीजन 1 में ये हम न्यूमेरिकल में देख चुके हैं, तो मैं इसको फटाफट यहां से फटाफट देखता जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आउटर रीजन 1 में तो देखो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड ये डायरेक्शन में फील्ड, है ना, एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज तो फील्ड ये डायरेक्शन में। ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, तो बोलो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट फील्ड इन दिस रीजन 1, आउटर रीजन 1 कितना होगा, तो नेट फील्ड इन दिस आउटर रीजन 1 होगा भाई 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 दैट इज 0। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पे रीजन नंबर 2, आउटर रीजन 2, ठीक है, रीजन बिलो दी प्लेट 2, तो यहां पे भी फील्ड कितना होगा, तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन टुवर्ड्स दी प्लेट होती है एंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन अवे टू दी चार्ज होती है। ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, तो मतलब दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। तो मतलब कि आउटर रीजन 2 में भी फील्ड कितना होगा, तो वो 0 होगा, है ना। तो बचा अब ये इनर रीजन। In the inner region between the plates 1 and 2, the electric field due to the two charge plates add up and giving this answer। देखो अब यहां पे फील्ड कैसा, तो पॉजिटिव की वजह से ये डायरेक्शन में एंड नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स दी प्लेट ही होता है। तो ये हो गए दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, मतलब कि दोनों का एडिशन कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, है ना। और सिग्मा की वैल्यू अगर मैं Q बाई A प्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन 0 A, है ना, Q बाई एप्सिलॉन 0 A। क्लियर। तो हमें यहां पे दो प्लेट के बीच में फील्ड मिला, कितना मिला, Q बाई एप्सिलॉन 0 A के बराबर। अच्छा, अब मुझे यह बताओ कि ये दो प्लेट के बीच में मान लो कि सेपरेशन D है और दोनों के बीच में फील्ड का एग्जिस्टेंस है, कितना फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो Q बाई एप्सिलॉन 0 A इतना फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो भाई बताओ कि दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, तो V इज इक्वल्स टू ED, दिस इज द सिंपल रिलेशन, है ना। तो V इज इक्वल्स टू ED फॉर्मूला को यूज कर लो, तो दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो ED के बराबर होगा। E की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दी जाए तो अब देखो यहां पे क्या आ गया,
अब यहां पे आ गया Q इंटू डी बाई एप्सिलॉन 0 A, है ना, यस और नो। अच्छा, लेकिन मुझे पता है कि भाई ये Q बाई V इज इक्वल टू क्या होता है, C होता है। Q बाई V इज इक्वल टू C होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम Q को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो V बाई Q दैट इज इक्वल्स टू D बाई एप्सिलॉन 0 A। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q बाई वी दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी। ठीक है, तो मुझे पता है क्योंकि Q बाई वी इज इक्वल्स टू C होता है, जो हम इसके आगे वाली स्लाइड में देख चुके हैं कि Q बाई वी रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है एंड वो कांस्टेंट को ही कैपेसिटेंस बोला जाता है। तो हम यहाँ पे ये Q बाई वी को हम सीधा C लिख सकते हैं। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी, है ना। C is equals to epsilon 0 A by D. So this is the final result. C is equals to epsilon 0 A by D, है ना। तो हमारे पास finally what we are getting, C is equals to epsilon 0 A by D। ठीक है, तो ये आ गई पैरेलल प्लेट के, दो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी का इक्वेशन, है ना। तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने ले लिया, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, एप्सिलॉन 0 A बाई डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एप्सिलॉन 0 A बाई डी। हालांकि आपको एक चीज नोटिस करनी है कि मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन 0 ही सिर्फ पिक्चर पे है ना, मतलब कि मैंने इन दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम लिया है वो क्या लिया है, एयर मीडियम है ना, वैक्यूम एयर मीडियम है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का मीडियम जो भी है वो एयर मीडियम है। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी। क्या आपने देखा, इसके आगे हमने कैपेसिटी के बारे में कुछ लिखा था कि C ऑलवेज डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज एंड सेपरेशन। ठीक है, तो क्या आपने नोटिस किया C किसके ऊपर डिपेंड करता है, A मतलब क्या, डायमेंशन, एरिया ऑफ प्लेट, है ना, एंड D मतलब क्या, दोनों के बीच का सेपरेशन। तो वहां पे जो सेंटेंस लिखा था, अब आपको समझ में आया कि ये कैपेसिटी जो भी है वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है, दो प्लेट के बीच का जो मीडियम है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, है ना। तो डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड करती है ना। तो जितना एरिया ज्यादा उतनी कैपेसिटी ज्यादा, जितना डिस्टेंस कम, ये दो प्लेट के बीच का सेपरेशन जितना कम उतनी कैपेसिटी ज्यादा, क्योंकि D तो डिनोमिनेटर में है ना। तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होगा। तो जितना D छोटा उतना C ज्यादा, जितना D बड़ा उतना C कम, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि C is directly proportional to area, C is inversely proportional to separation between them. Yes or no? Clear? तो ये हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात। तो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।